गाइस, दिस इज़ हर्षा और हम चलते हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 3 पे, विच इज़ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सेलिएंट फीचर्स, यानी कि हम कवर कर लेंगे यहाँ तक, जिसमें हमारे पास आएंगे टोटल 17 सेलिएंट फीचर्स। और उसके बाद हमारे पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो थर्ड रीडिंग या फाइनल रीडिंग हुई थी उसमें B.R. अम्बेडकर ने बोल दिया था कि भैया इससे ज़्यादा और अब जो है मतलब हमें और रीडिंग्स करने नहीं चाहिए, हमें जैसा है अभी कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही लेट्स जस्ट डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम बाद में आगे अमेंडमेंट्स ऐड करते रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अमेंडमेंट्स ऐड करते रहेंगे। तो फिर उन्हीं की बात मानी गई। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, जैसे कि अमेंडमेंट 7, 42, 44 इस तरीके से। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इतना ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट्स थे कि उसे अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, तो एक केस था केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। उसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, उन्होंने कहा था कि पावर ऑफ आर्टिकल 368 जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर देती थी कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें। ठीक है, आर्टिकल 368 जो था वो कहता था कि ठीक है आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं बाद में आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने फीचर्स पे। टोटल मिला के 17 सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी है और अनरिटन भी है। देखो रिटन पार्ट जो लिया गया है वो मतलब किसकी इंस्पिरेशन से, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन जो हिस्सा है उसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि लिखी नहीं गई हैं लेकिन एक सोशल नॉर्म, एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह भी आती हैं, और एक अनरिटन हिस्सा भी है। वो किससे इंस्पायर्ड हुआ है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ओरिजिनली जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था तो हमारे पास प्रीएम्बल था प्लस 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब जो है 2019 में प्रीएम्बल के साथ 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो देखो कितने सारे अमेंडमेंट्स और कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब देखो अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ था कि 20 आर्टिकल और एक जो हिस्सा था पार्ट 8 जो था, वन पार्ट यानी कि पार्ट 8 जो था वो डिलीट कर दिया गया था अमेंडमेंट्स की वजह से। लेकिन ऐड क्या हुआ, 95 और आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए, और उसके साथ साथ 4 पार्ट्स जो थे यानी कि 4A, 9A, 9B और तुम्हारा 14A, और उसके अलावा जो 4 शेड्यूल्स थे 9, 10, 11, 12 4 शेड्यूल्स थे वो सब कुछ ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो अब हमें ये सोचने में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों था। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी इसलिए था क्योंकि उनको बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर थे। सबसे पहले तो देखो जोग्राफिक फैक्टर इसलिए क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी तरह की जोग्राफी है। यहाँ लैंड भी है, यहाँ पे अंदर हमारा जो है पानी भी है, और जो है डेजर्ट भी है, और जो है पहाड़ भी हैं। हर तरह की जोग्राफी और जोग्राफिकल चेंजेस हमें मिल जाते हैं, और उसकी आप ऐसे सोचो कि उसकी वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। वहाँ से ही बेसिकली थोड़ा सा और चेंजेस मॉडिफिकेशंस करते करते जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था एटलीस्ट वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का एक सा बनाया गया था। ठीक है, वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। देखो 2019 तक
2019 तक जो है जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल 370। लेकिन जो है 2019 में एक उन्होंने निकाला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेशन ऑफ JNK ऑर्डर 2019, उसने क्या किया, सस्पेंड कर दिया पुराने ऑर्डर को। पुराना ऑर्डर जो जम्मू एंड कश्मीर का पुराना ऑर्डर था, एप्लीकेशन फॉर JNK ऑर्डर 1954, उसको सस्पेंड कर दिया। तो हमारे कंट्री में सारा कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारे जो कंट्री थी, जब हमारी 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें पूरी कंट्री के सारे स्टेट्स के लिए एक सा कॉन्स्टिट्यूशन था, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर का सिर्फ एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के हिसाब से, उसके अंतर्गत। लेकिन 2019 में ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मतलब एज अ जनरल नॉलेज अच्छी लगेगी कि अब 2019 में क्या हुआ, उन्होंने उसको भी अपने अंदर ले लिया कि भैया जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को फॉलो करेगा। उससे पहले क्या था, उनका अलग था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब नहीं। 1954 वाले को सस्पेंड कर दिया 2019 के ऑर्डर ने। तो ये हो गया कि अब आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया कि भैया अब जो है जम्मू एंड कश्मीर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा जो हम सब फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो चौथा फैक्टर था वो ये था कि लीगल टीम डोमिनेंस थी। देखो लीगल टीम जो थी, जो मैंने कितनी बार पहले भी बोला है कि जो वकीलों की लैंग्वेज होती है, जो एक लॉ की लैंग्वेज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लेंदी कर देती, क्योंकि वो हर एक ऑप्शन को जो है रिटन में लिखना पसंद करते, हर एक ऑप्शन को, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी आपके कॉमन सेंस पे या उस पर नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ लिखा जाएगा, एक एक पॉसिबिलिटी, एक एक प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि लीगल टीम की डोमिनेंस थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, इसकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने कि जो है दूसरा फैक्टर क्या था। सेलिएंट फीचर दूसरा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि उसको वेरियस सोर्सेस से बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से इंस्पिरेशन ली गई, हज़ारों जगह को पढ़ा गया, उससे इंस्पिरेशन ली गई, उसके बाद उन सब का समन्वय जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसमें देखो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अगर हम देखें, स्ट्रक्चरल कैसे कैसे चीज़ें लिखी जाएंगी, किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का था। जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह के फिलॉसफिकल प्रिंसिपल पे चलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंस्पिरेशन है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होती है, क्यों है, रखी जानी चाहिए, नहीं रखी जानी चाहिए, रखी जानी चाहिए। कैबिनेट मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए। या फिर रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मतलब जितने भी लोग जो है लॉ से रिलेटेड, उसमें लेजिस्लेचर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगी, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंस्पायर होके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके। उसके अलावा कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी, रशियन, मतलब जर्मन, रशियन, हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया है। हमने एक बार पहले पढ़ा था कि करीब 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च के बाद बनाया गया था और उसके वेरियस सोर्सेज से। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो था, सबसे प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें जब शुरुआत में जब 1949 कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका आधे से ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे सेलिएंट फीचर पे। तो तीसरा सेलिएंट फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। देखो हर जगह पे फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए और हर जगह पे रिजिड भी नहीं होना चाहिए। दोनों का बीच का रास्ता, कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की भली नहीं होती है,
हमेशा हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रिजिड रहिए और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फ्लेक्सिबल रहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह के उस पे बना है, प्रिंसिपल पे बना है कि इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। तो आर्टिकल 368 जो थे, तो आर्टिकल 368 उसने क्या बताया कि हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब बस बेसिक स्ट्रक्चर उसका नहीं बदलना चाहिए। अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 368 देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसी की बात कर रहे हैं कि हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलाउ करता है कि हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर उसका रिजिड रहेगा, लेकिन हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते इस बात में कि आप बाद में उसकी बाकी सब चीज़ों के हिसाब से, समय के हिसाब से, इंडिया के जो है उस वक्त के समय के हिसाब से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रोविज़न बदलने हैं तो जो है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो होंगे, पार्लियामेंट्री मेंबर्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोविज़न जो है उसके लिए भैया स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी भी काम करेगी। अब हम आ जाते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी लॉज, ठीक है। ये हमारा चौथा जो है फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जो चौथा फीचर है वो ये है कि फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस है। समझ गए, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। फेडरल फीचर होते हैं, फेडरल चीज़ जो होती है मतलब कि वो भैया स्टेट्स जो हैं उनमें डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। हमने क्या कर कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो डिवीजन ऑफ पावर टू गवर्नमेंट, बाय कैमरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमने कहा था ना कि भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे शुरुआत में बताया गया था कि स्टेट्स जो हैं वो एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। भैया एक हमारी एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट है और ज़्यादातर काम जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। तो वो जो है एक बाय कैमरलिज्म, यानी कि भैया पहले ऊपर जो है तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और नीचे तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो दो गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है। उस चीज़ को हम कह रहे हैं कि उसका फेडरलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो उसका एक फेडरल फीचर है, लेकिन उसका बायस कहाँ है, यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है आप अपना ऑटोनॉमस तरीके से काम कीजिए, स्टेट्स जो हैं ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं और ये सारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिला के हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मतलब वैसे तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन असल में ये एक हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि मतलब जैसे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पहले जो है मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं माना तो हम स्टेट कोर्ट के पास गए, लेकिन स्टेट कोर्ट अगर नहीं मानता आपकी बात तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। आप स्टेट कोर्ट को भी फाइट कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, मतलब हाई कोर्ट को फाइट कर सकते हैं कहाँ पे जाके, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके। यानी कि स्टेट अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही आता है। तो ये हो गया हमारा फेडरल फीचर और यूनिटरी बायस, ठीक है। लेकिन मतलब तो हमारा जो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो इंडिया डिस्क्राइब्स इट एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। और एक और चीज़ हमें क्लियर कर देनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन फेडरेशन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सारे स्टेट्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ था तो अभी जो है मतलब स्टेट्स आपस में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कहने का मतलब क्या है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंडियन फेडरेशन नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि अगर मतलब कि आप किसी अग्रीमेंट में हैं कि भैया अगर हमको एग्रीमेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो हम छोड़ के चले जाएंगे, सब कुछ नहीं,
नो, मतलब कि ये सब कोई अग्रीमेंट वाली चीज़ इस तरह की नहीं है, आप सच में गवर्नमेंट के अंडर ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही हैं। नो स्टेट कैन सेसीड फ्रॉम फेडरेशन, और ये आप नहीं कर सकते कि अब हम फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, हम भैया हमारी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो भी उतनी मतलब अलग से हम अपना बना रहे हैं और वो भी अब उतनी पावरफुल है जितनी कि इंडियन गवर्नमेंट की सरकार है। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है और वो किसके अंडर है, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया है, बहुत सारे फेमस पीपल ने, जैसे कि केसी वेयर ने बोला इसको क्वासी फेडरल, यानी कि जो है मतलब सिर्फ बाहर से फेडरल दिखता है बट असल में नहीं है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। ये सब जो है ये सब वो दिए हुए हैं, कुछ कुछ आपके सेइंग्स हैं बाय पॉपुलर एंड रेलेवेंट पीपल, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि भले ही हम फेडरेशन में काम कर रहे हैं और हर स्टेट एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन हम जो है ये भी नहीं भूलते हैं कि हम एक यूनिटरी बायस में है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये नहीं भुलाता है कि हम एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं और हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, नंबर 4। नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की है। अब इसको जो है ये एक वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ये एक कैबिनेट गवर्नमेंट है, ठीक है। नॉमिनल प्लस रियल एग्जीक्यूटिव्स। अब देखो कैबिनेट का मतलब क्या होता है। कैबिनेट मतलब जैसे आपको पता होगा कि देखो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हमारे जो है होम मिनिस्टर हैं। तो मतलब हर एक यहाँ पे एक कैबिनेट बनी हुई है। तो कैबिनेट इज अ, समझ लो इज अ गैदरिंग ऑफ और इज अ कलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। हर मिनिस्टर को अलग अलग सेक्शन का काम दिया हुआ है। देखो भैया इतने सारे तरह के अलग अलग सेक्शन है भैया, किसी को ये वाला काम दिया, किसी को ये वाला काम दिया, किसी को होम का दिया, किसी को फॉरेन का दिया, किसी को फाइनेंस का दिया, किसी को जो है आर्किटेक्चरल दिया, मान लो जो है ये ना डेवलपमेंट का दिया है ना, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, एजुकेशन का दे दिया, ठीक है। तो ये सब मिनिस्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी है। तो वो आपस में जब ये पूरा कलेक्शन है वो क्या बन जा रहा है, कैबिनेट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस आधार पे है, कैबिनेट गवर्नमेंट है हमारी। देखो फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अंत में जो वो डिसीजन लेता है कि हाँ भैया ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, वो कौन लेता है, वो एक ही पर्सन लेता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने जिसको वो जिम्मेदारी दे दी वो मतलब 99.9% डिसीजंस ले सकता है उस काम के, समझे। तो सबसे पहली बात है कि ये नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब जिसको नॉमिनेट किया गया है, जिसको जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो अपनी पार्टी में से लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और वो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं। रियल मतलब जो सिर्फ नाम की नहीं है, उन्हें सच में जिस डिपार्टमेंट में जाने को कहा, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी उसके वो डिसीजंस ले सकते हैं, सच में उनके पास पावर है। दूसरी चीज़ क्या है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना हमारी, पार्लियामेंट में रहते हैं। तो भैया पार्लियामेंट में तो बहुत सारे तरह की पार्टी आ जाएंगी, जैसे आज भी हैं, आजकल भी पार्लियामेंट में, आजकल क्या मतलब हमेशा ही पार्लियामेंट में मतलब बहुत सारी पार्टी होती है। तो कौन है रूलिंग गवर्नमेंट, जो मेजॉरिटी सीट्स जिसके पास होंगी, मेजॉरिटी पार्टी होगी, उसका रूल होगा, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू द लेक्चर, ठीक है। कलेक्टिव, लेकिन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। फिर मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है। मिनिस्टर्स की मेंबरशिप लेजिस्लेचर में होती है ऑब्वियसली, ठीक है। लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर की इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो सीएम की स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, लीडरशिप होती है।
डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा एंड असेंबली। लोअर हाउस लोकसभा जो होती है, लोकसभा और असेंबली, इन सब का जो है डिसोल्यूशन होता है। मतलब ये सब कौन लोग इलेक्ट करके आते हैं, ये सब जनता से इलेक्ट होके आते हैं, जो लोकसभा होती है, ठीक है। लेकिन एक खास बात क्या है, हमने देखो ये सारी चीज़ें जो थी, ये जितने भी हमने पॉइंट बोले, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से आई हैं, उनसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हल्की हल्की इंस्पायर होके आई हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है हमारे में, वो क्या है, इंडियन स्टेट पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरेन, ठीक है। इलेक्टेड हेड, इंडियन हेड का, इंडियन स्टेट पार्लियामेंट जो होती है उसका इलेक्टेड हेड रिपब्लिक होता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्टेड हेड जो होता है वो हेरिडिटरी हेड होता है, यानी वहाँ की मोनार्की होती है। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन स्टेट पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन मतलब मैंने पहले बताया था सेल्फ सफिशिएंट। देखो स्टेट पार्लियामेंट कोई चीज़ अगर कोई डिसीजन लेती है तो फिर वो कहाँ चला जाता है, वो राज्यसभा के पास चल जाता है। लोकसभा का कोई डिसीजन होता है वो राज्यसभा के पास भी जाता है। ऐसा नहीं होता कि लोकसभा का लोकसभा में ही होके ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो वो अपने आप में सॉवरेन नहीं है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में सॉवरेन होती है, वहाँ जो डिसीजन लिया गया वो इम्प्लाई कर दिया जाता है। दूसरी डिफरेंस क्या है, इंडियन स्टेट पार्लियामेंट जो है वहाँ का जो इलेक्टेड हेड है वो रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक मतलब जिसको इलेक्ट किया गया हो वो रिपब्लिक होता है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हेरिडिटरी हेड होता है, वहाँ का जो हेड होता है वो मोनार्की से आया होता है। उनके जो राजा हुए, राजकुमार हुए, वो सब जो है हेड्स हैं वहाँ के मोनार्की से। उनका जो है वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए तो वो अपने आप ही हेड बन गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है। लेकिन दोनों में एक सिमिलर चीज़ क्या है, अब ये तो हमने डिफरेंस बता दिया, लेकिन सिमिलर चीज़ क्या है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टोरियल गवर्नमेंट होती है सबकी, मतलब सब जगह पे। रॉयल फैमिली पूरी तरह से नहीं गवर्न करती ना, वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट होती है, और यहाँ भारत में क्या है, प्रेसिडेंट की नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर ही हमारा सबसे सुप्रीम पावर वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये हम समझ गए, हमारा हो गया तुम्हारा 5वां पॉइंट, वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने 6ठे पॉइंट पे। ओके, 6ठा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2 दिन क्यों लगे मुझे ये पॉइंट समझने में, मतलब मैं इस पॉइंट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, जिसकी वजह से मैं बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करती रही कि मैं अभी पढ़ूंगी, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को समझना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो हमारा जो 6ठा पॉइंट है वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। अब देखो हमारी इंडियन पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी है, ठीक है, और कंपेयर टू अमेरिकन पार्लियामेंट हमारी इंडियन पार्लियामेंट किसी जैसी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। पार्लियामेंट अपने आप में जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में चेंजेस ला सकती है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या मतलब है, जुडिशियल मतलब कोर्ट्स वाली चीज़ जो है ना, जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी हो गई वो, है ना, हमारी जो लॉ को बना के रखती है हमारे देश में, उसकी सुप्रीमेसी। इन दोनों का सिंथेसिस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट को और जुडिशियरी को पावर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं। एक चीज़ आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये समझाने की कोशिश हमें की गई है, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी होती है। अब इन दोनों का क्या मतलब है? देखो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से, विच इज आर्टिकल 21। अब इन दोनों सेंटेंसेस का क्या मतलब है? इन दोनों सेंटेंसेस का ये मतलब है कि जब अमेरिकन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे कोर्ट में जब कोई केस आएगा तो हम उस पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, उस पर्सन के इंडिविजुअल राइट को हम पहले प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी लॉ के जो बाकी सारे जो रूल्स हैं उसको हम उस पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मान लो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं पहले मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो कहता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टैब्लिश हमने कर दिया पहले ही, उसी के हिसाब से आप अपना प्रोसीजर कीजिए। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोर्ट अपने हिसाब से जो है लॉ को बदलेगी नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया है उसके हिसाब से आप उस पर्सन को न्याय दीजिए और वहाँ न्याय कीजिए। उसके इंडिविजुअल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है बाकी सारे राइट से ऊपर नहीं है। बात समझ में आई? सिर्फ पार्लियामेंट में जाके, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। हमारा कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता। ठीक है, कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता, सिर्फ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। लेकिन यहाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोर्ट अपने आप में डिसाइड कर सकती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे लॉ हैं वो इस केस पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, अब पता नहीं ये एग्जाम्पल मतलब इट्स ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आपको एग्जाम्पल देने की। फॉर एग्जाम्पल जो है कोर्ट में एक विकलांग व्यक्ति आता है। ठीक है, कोर्ट में एक विकलांग व्यक्ति आता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आपको ये जो पनिशमेंट मिलनी है ना वो वैसे ही मिलेगी जैसे एक जो विकलांग पर्सन नहीं है, जो एक हेल्दी पर्सन है, उसको जिस तरीके से पनिशमेंट मिलनी थी, जितनी लंबी पनिशमेंट मिलनी थी, आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगी। तो मतलब उसने ये नहीं कंसिडर किया कि भैया वो विकलांग है या नहीं है, उसके हिसाब से कहा कि भैया हमारी नज़रों में सब पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है और हम वही फॉलो करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इंडिविजुअल राइट्स दिए हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए हम अब ये लेकिन आपकी तरफ बायस नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई हम लोग कोर्ट में लॉ चेंज नहीं करेंगे आपके लिए, आपको वही बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी सबको ट्रीट किया जाता है। और अब हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो फॉर एग्जांपल कोई आया, इस तरह का विकलांग पर्सन आया जिसके ऊपर केस हो गया है, तो वो वहाँ पे पहले देखेंगे कि भैया विकलांग पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है मतलब उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ी कोई वो दे रखी है कि भैया अगर विकलांग पर्सन है तो उसको अगर हम पनिशमेंट देंगे तो उसके लिए अलग से एक जेल सेल होनी चाहिए, या कुछ भी हो सकता है कि या फिर उसकी सज़ा थोड़ी कम होनी चाहिए। मान लो अगर ऐसा कह रखा है कि जो है विकलांग अगर पर्सन है तो उसकी जो है करेक्शन फैसिलिटी में सज़ा मतलब जो है मान लो 15 साल की जगह 10 साल ही होगी, तो वो पहले ये सुनिश्चित करेगा और उस हिसाब से वो केस के हिसाब से अपना जो है वो डिसीजन सुना भी सकता है कि भैया ये विकलांग है तो हमने इनका जो है लॉ को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि ये विकलांग है। तो ये हो गई जुडिशियल सुप्रीमेसी, कोर्ट ने चेंज कर दिया और उसने बोल दिया कि भैया हम जो है इस केस के हिसाब से लॉ को
थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना हम करेंगे। जो है लॉ को चेंज करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे छठा पॉइंट, विच इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब हम आ जाते हैं अपने सातवें पॉइंट पे। सातवां पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो, जो भारत का न्यायिक सिस्टम है एक हमारा, है ना, वो बहुत इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। अब इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों कैसे हो सकता है? इंटीग्रेटेड ऐसे है कि उसका आपस में, मतलब उसकी अपने आप में एक हायरार्की है जिससे वो इंटीग्रेटेड हो। हायरार्की का मतलब समझते हो ना? हायरार्की मतलब एक सीढ़ी है उसकी। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा, यानी कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है, ठीक है। और ये सारे के सारे सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स करते हैं और स्टेट लॉ को भी इन्फोर्स करते हैं। तो ये जो है ये एक पूरा ये एक इंटीग्रेशन बताता है, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो जैसे यूएस में क्या होता है, यूएस में स्टेट लॉ यानी फेडरल लॉ, देखो फेडरल शब्द जब आ रहा है ना, फेडरल शब्द का मतलब है स्टेट, ठीक है। फेडरलाइजेशन मतलब स्टेट हमने कर दिया, फेडरल मतलब स्टेट इंडिविजुअल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो फेडरल लॉ जो है वो अलग होता है और स्टेट लॉ जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो फेडरल लॉ जो है, फेडरल जुडिशरी जो सेंट्रल लॉज को एनैक्ट करेगी वो अलग रहेगी, और जो स्टेट जुडिशरी है वो इनसे अलग है, इनसे अलग है। तो ऐसा हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, उसके ऊपर केस हो गया, तो उसको उन्होंने करा कि एक बार वो फेडरल जुडिशरी में किसी ने केस कर दिया कि फेडरल जुडिशरी में ले गए, उसी के बाद किसी ने दोबारा केस कर दिया स्टेट जुडिशरी में, स्टेट में ले गए। अब पता चला कि फेडरल जुडिशरी में उसको बोला गया कि आपको नहीं, आपको हमने छोड़ दिया मान लो, और स्टेट जुडिशरी ने कहा कि जो है हम तो आपको सज़ा देंगे, मान लो हमने 2 साल की सज़ा दे दी, तो वो जेल में 2 साल के लिए जाएगा, क्योंकि स्टेट जुडिशरी बिल्कुल अलग मानी जाती है फेडरल जुडिशरी से। लेकिन भारत में क्या होगा, अगर भारत में वही व्यक्ति होता, तो अगर स्टेट ने बोल दिया होता कि आप 2 साल के लिए जेल में जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने बोला कि हमारे हिसाब से तो आपकी कोई गलती नहीं, आप तो जेल नहीं जाएंगे, तो वो जो 2 साल वाली सज़ा है वो कट हो जाएगी। समझ गए क्यों? क्योंकि स्टेट लॉज जो है, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके, सो इंडिया में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वही हमारा क्या है, वही हमारा फेडरल कोर्ट है, जो हमारे सेंट्रल लॉज को, मतलब हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कोर्ट है वो हमारा फेडरल कोर्ट है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब अगर ऐसा है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी, उन पर भी तो केस हो सकता है ना। तो उनको अगर उन पे केस हो गया और जैसे सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उनके अंडर हुए, तो बड़े प्रेशर में आ जाएंगे, फिर तो लॉ सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा। तो मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को जो है कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट कैसे रखते हैं। तो उसमें आ जाता है कि देखो, सबसे पहले जो जजेस का टेन्योर जो होता है वो सिक्योर होता है, जजेस का टेन्योर सिक्योर होता है, उनकी एक फिक्स्ड सर्विस होती है, उनका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, ठीक है, टैक्सेस से नहीं आते, उनका जो कंसोलिडेटेड फंड होता है भारत का उससे आते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ जज इन लेजिस्लेचर, आप जजेस जो हैं उनके ऊपर ये नहीं कर सकते कि भैया वो कैसे उनका कंडक्ट था और उस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया आपने जो है पब्लिकली जाके, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। फिर पावर टू पनिश
फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके मान लीजिए बदतमीजी करनी शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों, किसी भी कोर्ट में अगर आपने जाके बदतमीजी करनी शुरू कर दिया, उसका डिसरेस्पेक्ट किया किसी भी तरीके से, तो कोर्ट आपके ऊपर केस कर सकती है ना। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, वो अपनी पावर को जता रही है, वो मतलब, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख रही है ना, कि आप चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कोई भी नेता हो, कोई भी छोटे पर्सन हो या बड़े पर्सन हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप हमारे कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारा मतलब यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उससे हमारा जुडिशियल सिस्टम एकदम सेपरेट है। फिर हम आ जाते हैं अपने नंबर 8 पे। नंबर 8 जो सेलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3, उसने हमारे इंडियन पॉपुलेशन को 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, इट इज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी चाहिए होती है तो वो भी इन्फोर्सेबल है। और उसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी आप जो है फंडामेंटल राइट मांग सकते हैं, उससे भी इन्फोर्सेबल है। और अगर आप चाहें कि भैया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से नहीं, मुझको तो एकदम बिल्कुल रिटन वो चाहिए, एकदम ऑर्डर चाहिए अपने लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके किसी पे केस कर सकते हैं और अपने लिए लड़ सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट जो हैं उन पर अगर किसी भी तरह की आँच आई तो मैं यहाँ जाके इन्फोर्स करा सकती हूँ। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है 6 फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, और ये इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट को जो है कर्टेल किया जा सकता है या फिर वापस लिया जा सकता है ना, या तो चेंज किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, तो जो है सारे फंडामेंटल राइट्स आपके लिए जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 एंड 21 किस में आता है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 है ना, राइट टू फ्रीडम में आता है। तो हमारे राइट टू फ्रीडम को नहीं हटाया जाएगा। उसके अलावा लेकिन राइट टू इक्वालिटी, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के समय हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम आ जाते हैं हमारे 9th सेलिएंट फीचर पे, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या मतलब है। डायरेक्टिव मतलब जिसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, है ना, डायरेक्शन दे दिया हमने कि ये डायरेक्शन है तुम्हारा। ठीक है, ये इस तरह का प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारी स्टेट पॉलिसी का। अब स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश और जो है झारखंड और इस तरह से स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब स्टेट मतलब एज एन इंडियन स्टेट। जो है भैया इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें हैं भैया, हम भी जो है वो हो जाते हैं कि क्यों आपने, कभी हम ऐसे बोलते कभी ऐसे बोलते, इंडिया इज़ अ कंट्री। बट ठीक है, समझ लो यहाँ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है। देखो, हमारा जो पार्ट 4 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसमें कहते हैं कि जो है मतलब कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसके 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। अब कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं बताई जाएगी। कुछ देखो, लॉ जो होता है वो हर चीज़ जो है, दुनिया की हर चीज़ एक एक सिचुएशन नहीं डिफाइन कर सकता। कर सकता है? आप बताओ, कर सकता है? नहीं कर सकता है। कुछ जो लॉज होते हैं वो सोशल लॉज होते हैं, है ना, सोशल लॉज होते हैं। कुछ लॉज जो होते हैं जो हमने सोशली हमारी सोसाइटी ने बनाए होते हैं,
मॉरलिटी की वजह से, कंपैशन की वजह से, भैया कॉमन सेंस की वजह से उन्हें भी हमें फॉलो करना होता है। तो हमारा तो वो अब जस्टिसेबल नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक डायरेक्टिव है, मतलब वो एक डायरेक्टिव है हमारा सोसाइटी में जीने का। बात समझ में आई? अब कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप रोडवेज की बस में गए और रोडवेज की बस में बोलते हैं ना कि अपना सामान धर दिया भैया जिस सीट पे, तो वो सीट तुम्हारी हो गई, ठीक है। अब ये जो है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक सोशल नॉर्म है जो कि बहुत सारे लोग इस पे सहमत है ना, बहुत सारे लोग हैं सहमत, इसी तरीके से वहाँ पे चलता है। तो अब अगर एक पर्सन आया भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, और आके झगड़ा करना शुरू कर दे, है ना, तो अब क्या, तो जो है झगड़ने वगड़ने की अगर चीज़ें आ जाए, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए और कोई भैया फिर पुलिस आ जाए, पुलिस पूछे भैया किस बात पे झगड़ा हुआ, यार यहाँ पे इन्होंने रोडवेज की बस है, इसमें जो है सीट पे जो है इन्होंने अपनी पोटली रख के और कहने लगे कि ये तो हमारी सीट है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? ऐसे टाइम पे पुलिस कहेगी अरे भैया छोड़ दीजिए, जो है ऐसा यहाँ हर कोई करता है, आप एक काम कीजिए दूसरी सीट लीजिए। मतलब वो उस सिचुएशन को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्यों उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश करी? क्यों उन्होंने एकदम से दूसरी पार्टी को नहीं वो कर दिया कि अरे तुमने ऐसा कैसे, तुम कैसे बेकार की बातें कर रहे हो? क्योंकि वो एक सोशल नॉर्म है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पब्लिक ओपिनियन एक्चुअल में एक रियल फोर्स है, और जो है मतलब कोई चीज़ अगर जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कोई चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है लेकिन एक सोशल नॉर्म है जो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, और जो बेसिकली एक मतलब एक और तरह की डिसिप्लिन बना रहा है, एक सोशल डिसिप्लिन बना रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें शांति से चल रही हैं, तो उसे हमें भी फॉलो करना चाहिए, ऐसा डायरेक्टिव है, ठीक है। अब मतलब रोडवेज की बस में अगर सीट पे पोटली रखने से ये जाहिर हो जाता है कि वो सीट आपकी है, और अगर ऐसा सब मानते हैं और इसकी वजह से काम स्मूथली चलता है, तो फिर उसको मान लो और आप भी उस तरीके से चलो, क्योंकि उससे किसी का हार्म नहीं हो रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि वो पब्लिक ओपिनियन, जितनी भी पब्लिक ओपिनियन है वो सब उसे मानती है। देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया सिंपल सा, तो ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बट कहने का मतलब ये, बड़े तौर पे कहने का मतलब ये है कि सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअलिज्म को हमें जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ नहीं भी लिखी हुई है तो भी हमें ऑन कॉमन सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल नॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हमें चीज़ों को फॉलो करने की और शांति बनाए रखने की, एक पीसफुल और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये हो गया तुम्हारा पार्ट 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर हम आ जाते हैं अपने 10th फंडामेंटल फीचर पे, सेलियंट फीचर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो है फंडामेंटल ड्यूटी। अब इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के बारे में, है ना, ये था हमारा फंडामेंटल राइट, जो हमारे 6 राइट्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें ड्यूटी नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है 1975-77 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। आई एम सॉरी, मैंने राइट्स लिख रखा है, दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, जो कि 2002 में आया था। तो अब 1976 और 2002 के अमेंडमेंट एक्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं। पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A में लिखा हुआ है 11 फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जिसमें बहुत सिंपल सी ड्यूटीज़ हैं। जैसे हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है, हमारे देश की सॉवरेनिटी
और इंटेग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करके रखना है। अब इन सब चीज़ों का मतलब पता है ना, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब जो उसका आत्मसम्मान है, जो उसकी यूनिटी है मतलब जो एकलता है, ये जो एक साथ रहने की बात है, और सॉवरेनिटी मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए, हम इसे इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बना के रखेंगे, और उसकी सॉवरेनिटी की हमें प्रोटेक्शन करनी है, हम भारतवासियों को सभी को, ठीक है। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड द प्रेजेंस ऑफ रिच हेरिटेज। रिच हेरिटेज को भी हमें, जो हमारा कल्चर है, हमारे हेरिटेज है, उसको भी हमें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उसको हमें चेरिश करना है। फिर अब हम आ जाते हैं अपने 11वें जो हमारा सेलिएंट फीचर पे। 11वां सेलिएंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब है कि हम किसी भी जाति को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को, लैंग्वेज को, किसी को भी हम एक स्पेसिफिक चीज़ को हम सबसे ऊपर या ऑफिशियल नहीं बनाते। हम हर किसी समुदाय को रेस्पेक्ट करते हैं, हम हर किसी लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करते हैं, हम हर बिलीफ की रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो हम, क्योंकि हमारी कंट्री जो है उसमें मल्टीपल फेथ्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी, मतलब अगर आप हर 20 किलोमीटर में अलग लैंग्वेज आ जाएगी या अलग एक्सेंट आ जाएगा, तो सबको उन्होंने रेस्पेक्ट देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में जो आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने क्या बोला कि हमने सभी को लिबर्टी दी है, भैया आप अपनी जैसी भी फेथ रखना चाहे, जैसी भी वो रखना चाहें, हम किसी को जो है डिनाई नहीं करेंगे इक्वालिटी, ठीक है, बिफोर लॉ। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि हम कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे कि आप किसी एक समुदाय से तो हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना ही हम आपके लिए कुछ कम करेंगे, आपकी सज़ा कम भी नहीं करेंगे अगर आप किसी स्पेशल समुदाय से हैं। सब कुछ भैया लॉ के सामने सब बराबर है, कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट की आप कोई उम्मीद मत कीजिएगा, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 14 में, ठीक है। फिर क्या था कि हम कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, हम अपॉर्चुनिटी को करेंगे, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी रहेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ भी प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, मतलब प्रमोट भी कर सकते हैं अपने फ्रीडम के हिसाब से, मतलब आपको फ्रीडम है और आपको जो है अपनी कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने का और उसके बारे में बातें करने का सोशली जो है आपको राइट है, ठीक है। उसके अलावा रिलीजियस डिनोमिनेशन और इट्स सेक्शन कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर, ठीक है, मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलीजियस वाला जो हिस्सा है, रिलीजन को डिफाइन करने वाला और जो भी उनको बताने वाला हिस्सा है, और जो हमारी कंट्री की रिलीजन है वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकती है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 26 में, अपने अफेयर खुद मैनेज कर सकती है। अब किसी को कोई रिलीजन फॉलो करने के लिए कोई जो टैक्स नहीं इन्फोर्स किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भैया ये रिलीजन फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी तो आप उसका टैक्स देंगे, नो टैक्सेस, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, हम अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, आप जो भी जैसा भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कैन कंजर्व देयर डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर, आप अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं भैया, जितना आपको रखना है वैसे रखिए, जैसे आपको बोलना है, जिस लैंग्वेज में बोलना है वैसे बोलिए। माइनॉरिटी के लिए अलग उन्होंने माइनॉरिटी के लिए अलग प्रोटेक्शन दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल सोसाइटी में और सिविल रूल के हिसाब से सब यूनिफॉर्म हैं, सब कोई एक जैसे हैं, ये आ गया आर्टिकल 44, ठीक है। अब वेस्ट में क्या है, सेपरेशन हो जाता है रिलीजन का और स्टेट का। वेस्ट क्या करता है, वो क्या कहता है कि आपका भी ये चर्च और फेथ और ये सब जो चीज़ें रिलीजन अलग है और जो लॉ है वो अलग है ना, ये सब कुछ अलग और ये अलग। लेकिन हमारा भारत में भैया इतनी सारी जो है रिलीजन है, इतनी सारी जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है।
और सभी को एक रिजर्व सीट देता है कि सबका कहना है, सब कोई, आप कोई भी जो सबको हम रिजर्वेशन देते हैं कि आप आइए और अपने हिसाब से हमें बातें बताइए। और रिजर्वेशन सीट किसके लिए दिए हैं? बैकवर्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी दिए हैं, एससीज एंड एसटीज। ओके, फिर हमारा आता है 12th सेलिएंट फीचर, वो है क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि सब जो भी अगर एडल्ट हैं आप, तो अगर आप 18 से ऊपर है तो आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप वोटिंग कर सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, और वोटिंग एज जो है 1989 में रिड्यूस हो गई थी फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने 13वें सेलिएंट फीचर। 13वां है सिंगल सिटीजनशिप। अब देखो बाकी सारी कंट्रीज जो होती हैं, देखो मैंने बताया था वहाँ का स्टेट लॉज, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल जुडिशरी सब अलग होता है, और जो तुम्हारा स्टेट वगैरह अलग होता है, स्टेट के लॉज अलग होते हैं और जो सेंट्रल लॉज अलग होते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे भारत में क्या है? यूनिटरी बायस है, हम सब एक गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। तो इंडिया में हमें सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, जबकि फॉरेन में हमें डुअल सिटीजनशिप मिलती है। यूएस में डुअल सिटीजनशिप मिलती है, नेशनल सिटीजनशिप भी मिलती है और एक स्टेट, किस स्टेट में रहने उसकी अलग से सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, चौथा सेलिएंट फीचर इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब ये कुछ चीज़ें जो हैं जो ना स्टेट में आएंगी ना सेंट्रल में आएंगी, वो डायरेक्टली मतलब सबसे उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये कौन से हैं? ये जो इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली है इलेक्शन कमीशन। हमारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे अलग हटके है। ठीक है, इसको अलग से प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके अलावा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे देश का अकाउंट है, जो हमारे देश का टैक्स जो भी हम देते हैं, हमारे देश की जो भी सेविंग्स हैं, जो भी फाइनेंसेस हैं, सब कुछ जो हमारे देश का अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको संभालने वाले लोग किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आएंगे, कोई गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं आएंगे। वो अपना काम ईमानदारी से जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। और इसलिए किसको आज़ादी दी हुई है, किसको इंडिपेंडेंस दी हुई है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, ऑडिटर जनरल जो होता है वो उनके लिए जो है एक इंडिपेंडेंट अलग से बॉडी है। उसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप जो है मतलब उनका एग्ज़ाम कराने वाले लोग किसी भी तरह के दबाव में नहीं रहेंगे। तो ये 4 बॉडीज़ जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर हम आ जाते हैं अपने 15वें सेलिएंट फीचर पे, इमरजेंसी प्रोविज़न। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी के लिए भी प्रोविज़न दिया है। क्या है? देखो हमारे क्या पॉइंट है, देखो 3 तरह की इमरजेंसी हो सकती है। एक हो सकती है नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई वॉर हो जाए, कोई वॉर छिड़ जाए किसी दूसरे देश से, कोई मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, तो आर्टिकल 352 के हिसाब से हमारे देश में लग जाएगी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी में क्या हो सकता है भैया कि आपको इतना ही खाना प्रोवाइड किया जाएगा, इतना ही मतलब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जो मतलब आपको रिसोर्सेज हैं वो थोड़े लिमिटेड होंगे और गवर्नमेंट उस पर वो लगा देगी भैया इतना ही मिलेगा, इतने में ही एडजस्ट करो, क्योंकि हमारे बाकी सारे रिसोर्सेज कहाँ लग रहे हैं, हमारे जो है जहाँ पे वॉर हो रही है हम वहाँ भेज रहे हैं। तो इस वक्त जो है हम आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे कि जो है भैया हमको ये ज़्यादा चाहिए, ये कमी पड़ रही है, ये ज़्यादा महंगा हो गया, सस्ता हो गया, ये सब कुछ नहीं। जैसा है आपको जितना हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं आप उतने में एडजस्ट करिए। ये हो गई नेशनल इमरजेंसी। फिर आ गई स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इज प्रेसिडेंट्स रूल। कोई स्टेट अगर जो है अपने आप से इंडिपेंडेंट कुछ काम करना शुरू कर दे, स्टेट के अंदर कोई इंटरनल जो है झगड़ा हो जाए, वॉर हो जाए, कोई इंटरनल प्रॉब्लम पड़ जाए, है ना, या फिर वो अपने आप से एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करना शुरू कर दे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना शुरू कर दे, तो फिर स्टेट की पावर जो है प्रेसिडेंट छीन लेगा। प्रेसिडेंट कहेगा कि भैया रुको, तुमसे नहीं, तुम जो है तुम अपने आप को ज़्यादा ना समझो, तुम जो है अपना इधर बैठो, स्टेट वाले लॉस हमने ले लिए हैं, तुम सिर्फ अब मेरी बात मानोगे। तो इसमें क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर हो जाए
और ये सेंटर से कंप्लाई ना कर रहे हो तो स्टेट इमरजेंसी आ जाती है, विच इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट्स रूल में क्या होगा कि आपके जो राइट्स मैंने बताए थे ना कि सिर्फ राइट टू फ्रीडम के अलावा बाकी सारे राइट्स जो होते हैं वो हटा ले जाते हैं। तो अब जब भैया जहाँ कहीं झगड़ा चल रहा है वहाँ पे लोगों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, मान लो हम तो नहीं कुछ काम करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे, तो प्रेसिडेंट रूल में क्या कहेगा कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे आपकी इस तरह की जो राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं कि मतलब मान लीजिए भैया आपको ऑफिस जाना था 9 बजे लेकिन आप जो है पहुँचे 11 बजे, ठीक है। अब एटलीस्ट सरकारी ऑफिसेज में, प्राइवेट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सरकारी ऑफिस में वो अंडरस्टैंडिंग समझ जाते कि भाई कुछ गलती हो सकती है, तो उस वक्त आपने अटेंडेंस लगाते थे, आपने बाद में एडजस्ट कर दिया भैया कि चलो आप 6 बजे रुकने वाले थे तो 8 बजे तक रुक जाओ, 2 घंटे लेट आए हो तो 2 घंटे बाद जाना, ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा, या छुट्टी ले सकते हैं आप। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में कुछ नहीं है भैया, आप बीमार हो या आप चाहे पलंग पे पड़े हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको ऑफिस पहुंचना है 9 AM ऑन द डॉट पहुंचना है तो पहुंचना ही है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी हो गई, वो प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक है। फिर आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर हमारे देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब जो है गड़बड़ा जाए, ठीक है, लोन ज़्यादा हो गया हमारे देश पे, जो है लोन ज़्यादा हो गया हमारा देश पे, जो है कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल थ्रेट आ गया किसी तरह का, तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। जो है भैया लोन जो है नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर देंगे, और हो सकता है कि आपकी सैलरी जो होगी उस सैलरी में आपका कम कर दें आपकी सैलरी, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह की इमरजेंसी क्या होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस तरह की 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो उस ऐसे टाइम पे स्टेट जो होती है वो अपने सारे पावर्स लूज कर लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वही सारे कंट्रोल करती है ऐसे टाइम पे, ठीक है। अब हम आ गए अपने 16वें सेलिएंट फीचर पे, वो है हमारी 3 टियर गवर्नमेंट। अब भैया पूरी दुनिया में होती है 2 टियर गवर्नमेंट, हमारी लेकिन भारत जो है सरकार और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है 3 टियर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर तीसरी टियर ऑफ गवर्नमेंट आती है कि भैया जो हमारे गांव है वहाँ पे एक पंचायत होगी, और अगर हमारा शहर है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होगी, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पार्ट 9 शेड्यूल 11 उसको ऐड किया गया और पंचायत को रिकॉग्निशन मिली, रूरल लोकल गवर्नमेंट को। और जब 74th वाला अमेंडमेंट एक्ट आया, ऊपर 73rd था, नीचे 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, पार्ट 9A शेड्यूल 12, उसमें किसको रिकॉग्निशन मिल गई, म्यूनिसिपैलिटी को, विच इज़ द लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट। शहर वाली की हो गई म्यूनिसिपैलिटी अर्बन, रूरल गांव वाली हो गई पंचायत। मतलब एक तीसरी गवर्नमेंट छोटे लेवल पे होती है, क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग को दूर से मैनेज करना मुश्किल होगा। जो बिल्कुल पास में वहीं पे रह रही होगी, वहीं पे काम कर रही होगी, उनके लिए ये चीज़ों को मैनेज करना आसान होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारा 17वां सेलिएंट फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमने बताया था ना स्टेट पॉलिसी का, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही आता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम अपनी सोसाइटी का जो कोऑपरेशन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कि कहीं भी मान लो अलग तरह का है भैया, पंजाबी है, कहीं हरियाणवी है, कहीं पे मतलब जो है भोजपुरी हैं, तो इन सब के बीच में आपस में भैया कैसे एक्सचेंजिंग होगी, कैसे बात करेंगे, कैसे रहेंगे आपस में, कि उस तरह में भैया हमारी कंट्री क्यों इतनी डाइवर्स है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, है ना। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, हम एक दूसरे की बात समझते हैं। इस तरह की जो मेल भावना है, इस तरह की जो हमारी कोऑपरेशन है, उसको हमें प्रमोट करना है, और लेकिन हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी भी हालत में ये चीज़ें जो है ये टूटनी नहीं चाहिए, जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो टूटनी नहीं चाहिए, और इसलिए हमारा बना है सेलिएंट फीचर नंबर 17 कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B में नेम किया गया, जिसमें आर्टिकल 243
ZH और 243ZT, ये इन पे जो है इसके बारे में लिखा गया कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो गए सेलिएंट फीचर्स? हमारे 17 सेलिएंट फीचर्स हो गए। तो हमने यहाँ से ये पूरा पढ़ना शुरू किया कि और एक बार देख लेते हैं कि हमने बुक में कहाँ तक कवर कर लिया है, जबकि एक बार हम पहले भी देख चुके थे। वैसे तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया, यहाँ तक, ओके, हमने यहाँ तक कवर कर लिया है पेज 3.7 तक, और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।